Welcome students to Synopsis IS. I am Dr. Mohammad Zia and we have arrived to the 11th part of our post-independence history और आज हम बात करेंगे कुछ मेजर environmental movements जो कि आज़ादी के बाद हुए and they have played a very important role in undermining the politics and social equality in India and actually ये movements जो है ना बार बार इस तरीके के movements चाहे हमने पिछले सेशन में जीपी मूवमेंट की बात की हो या और भी कई इस तरीके की मंडल कमीशन के अगेंस्ट हमने देखा कि आप आज के टाइम पे देखेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं ना तो सबसे बड़ा सिंबल वो ये देते हैं कि डेमोक्रेसी जिंदा है, क्योंकि यू नो द वॉइस ऑफ डिसेंट एंड द राइट टू डिसेंट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। और एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी बड़े मूवमेंट्स हुए इंडिया में और वी आर गोइंग टू सी द मेजर इवेंट्स ऑफ out of those. So let us begin this, and before that a brief introduction about myself. So the first movement in this series, so we are going to make this very quick in this series, is the Chipko movement. ये एक नॉन वायलेंट एजिटेशन था मोस्टली 1970 के इस दौर में और this was aimed at protection and conservation of trees, felling of trees and maintaining the ecological balance in उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं बना था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ फॉरेस्ट लैंड अलॉट किया था, फॉरेस्ट टेरिटरी टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, और उसको लेके ये मूवमेंट जो है शुरू हुआ। चांदी प्रसाद भट्ट, he was a environmentalist and social activist, और ये एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द शोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे। पहली बार मंडल गांव के पास जो है इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया, लेकिन इस मूवमेंट को जो पॉपुलैरिटी मिली और जो ये मूवमेंट फेमस हुआ, इट वाज व्हेन सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक पॉलिटिशियन तो नहीं थे खैर, लेकिन इकोलॉजिकल एक्टिविस्ट थे, और इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है ये हिमालय और हिमालय के जो जंगल हैं उनको बचाने के लिए अपना जीवन जो है पूरा लगा दिया। और उन्होंने स्लोगन दिया था, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू इवन टुडे। ये सिर्फ 1973 की बात नहीं है, ये आज भी ये है। सो उस वक्त लोगों की मेन डिमांड ये थी कि जो फॉरेस्ट है, अगर उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है, उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, उसका पहला जो हक है, उस पर जो पहला हक है वो उन लोगों का है जो उस फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, जो लोग उस लोकेलिटी में रह रहे हैं। 1978 में एक्चुअली वुमेन फेस्ड पुलिस एट्रोसिटीज, तो इसमें करते ये लोग थे जब भी जब कोई पेड़ काटने आता था या एक्सपेंशन के लिए आते तो ये दीज पीपल यूज्ड टू हग द ट्री, और ये खड़े हो जाते थे, कोई बात नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ उस पेड़ को पकड़ के खड़े हो जाते थे। जब बहुत ज़्यादा पुलिस एट्रोसिटीज़ और दो चार ऐसे इवेंट्स हुए जब इस तरीके के नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को वायलेंटली सप्रेस करने की कोशिश की गई, सो उस वक्त उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्होंने कमेटी सेटअप की कि देखा जाए कि क्या हो रहा है। एंड एक्चुअली कमेटी की जो रूलिंग्स थी और जो कमेटी की फाइंडिंग्स थी वो वेंट इन द फेवर ऑफ द विलेजर्स। और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्ट्रगल्स, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहे थे, इकोलॉजी की जब बात आती है या क्लाइमेट की जब बात आती है तो उसका ताल्लुक सिर्फ एक किसी मुल्क से नहीं है, उसका ताल्लुक जो है वो पूरी दुनिया से है। एंड दिस बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ प्रोमिनेंटली हो रहा था, स्पेशली जब इस तरीके की डिमांड्स कह लीजिए या इस तरीके के एक्शंस को जो है वैलिडिटी मिली थी। सो दिस वाज द चिपको मूवमेंट। उसके बाद
उसी साल एक और मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ, एंड इट वाज नोन एज द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रपोज किया अक्रॉस द कांतिफुजा river that run across the Silent Valley. So it's a dam, actually movement. 1973 में प्लानिंग कमीशन ने इसको अप्रूव किया, एंड उस वक्त उसकी कॉस्ट 25 करोड़ रुपए थी। Many feared that the project would submerge 8.3 square kilometer of untouched, moist evergreen forest, because these evergreen forests are very important. अगर आप ecological balance की बात करोगे तो they are very important. Several NGOs strongly opposed and the project and urged कि आप इसे बंद करिए। January 1981 में owing to the unrelenting public pressure, इंदिरा गांधी जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि नहीं, साइलेंट वैली विल बी प्रोटेक्टेड। प्रोफेसर एमजी के मेनन की चेयरमैनशिप में 1983 जून में फिर से एक कमीशन बनता है, एंड टू री एग्जामिन द इशू की व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। एंड इन फाइनली 1983 में नवंबर में साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड ऑफ। 1985 जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने फॉर्मली साइलेंट वैली नेशनल पार्क का इनॉग्रेशन किया। नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी ग्रेट मूवमेंट, स्पेशली व्हेन एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर देयर, क्योंकि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जहां बनना था उसको बंद करके विद दिस पब्लिक डिमांड एंड द प्रेशर फ्रॉम द पीपल एक नेशनल पार्क बनाया गया। एंड दिस वाज अगेन, ये डेमोक्रेसी का एसेंस यही है। इसका मतलब ये नहीं कि हर सरकार को जो है वो लोगों की डिमांड के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन अगर लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं आप ये मत करिए, और एक लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जब उस चीज को कहता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को उसे मानना चाहिए, एटलीस्ट उसे कंसिडर करना चाहिए। एंड दीज वर द एग्जांपल्स कि हमारे देश में डेमोक्रेसी जो है वो कह लीजिए जिंदा कह लीजिए, या हमेशा से एक ऐसी चीज है कि ऑटोक्रेसी कभी हमने देखी नहीं। तीसरा एक्चुअली बड़ा आंदोलन वाज जो काफी लंबा और अभी भी ये जारी है काफी हद तक, इट इज द नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो है ये प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक मेधा पाटकर, बाबा आमटे, इन लोगों ने जो है, and this is considered to be one of the most significant protest movement that independent India has ever seen. नर्मदा बचाओ मूवमेंट एक्चुअली इसने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल अटेंशन एंड इंटेलेक्चुअल्स और एक्चुअली मैनी इट गॉट ह्यूज सपोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट जजमेंट विच हैज़ क्वाइटली रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। सो ये है क्या? ये मूवमेंट शुरू होता है जब पहली बार सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा रिवर पे था, उसको उसके ऊपर if I tell you the timeline of this project or this actually movement, तो इस प्रोजेक्ट की इस आंदोलन की जो शुरुआत है, या अगर हम नर्मदा रिवर एक्चुअली आज़ादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी है कि उस दौर में डैम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। सो इट वाज डिसाइडेड कि ठीक है, आप मैकेनिज्म, नेहरू जी के वक्त में कहा गया कि यू इवॉल्व द मैकेनिज्म जिससे कि हम ये जो नर्मदा रिवर का पानी है जो अरेबियन सी में चला जाता है, इसको हम टैप कर सकें। एंड विद दिस द होल प्रोसेस स्टार्ट दैट, और इसके बाद जो है एक नर्मदा वाटर ट्रिब्यूनल भी बनता है, एंड उसने कहा कि ठीक है, नर्मदा जो रिवर है उस पर रिहेबिलिटेशन के अलावा जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन था वो ये कह रहा था कि 30 मेजर, 135 मीडियम और 3000 स्मॉल डैम्स बनेंगे, एंड इंक्लूडिंग द फेमस सरदार सरोवर डैम। एक्चुअली टारगेट ये था कि इट वुड प्रोवाइड वाटर टू अराउंड 40 मिलियन पीपल जो उस एरिया में हैं, विच इज रफली सेमी एरिड रीजन, और इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और काफ़ी कुछ
होगा एंड 1985 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। when these activists, these environmental activists, ये जब उस रीजन में उनको पता चलता है वहाँ पहुँचते हैं 1985 में, मेधा पाटकर एंड हर कलीग्स एंड दे विजिटेड द साइट, और उन्हें ये पता चलता है कि जो बेसिक एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं और मतलब कुछ प्रॉपर स्टडी नहीं की गई है, कोई भी ऐसा नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुए हैं एंड स्पेशली उन लोगों के का कुछ ध्यान नहीं रखा गया है जो कि उस डैम के आसपास रह रहे थे और उनको कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा था। इवन उनको रिहेबिलिटेशन भी ऑफर नहीं किया गया था। सो इन द मीन वाइल क्या होता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग एजेंसी, इट केम इनटू पिक्चर एंड द होल थिंग वाज द होल प्रोटेस्ट स्टार्टेड और ऑब्वियसली फोकस तो इस इनिशियली इनका यही था, जो प्रोटेस्टर्स थे कि इस नर्मदा बचाओ आंदोलन का कि सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन जो है वो रोका जाए एंड लेटर ऑन इन्होंने सिर्फ रिहेबिलिटेशन की बात नहीं की, इन्होंने एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम्स जो हैं उनकी जो उस नर्मदा वैली में है उसकी भी बात की। सो फॉर मैनी डेज लाइक 1999 तक इसके हाइट को लेके काफ़ी इश्यूज होते रहे और एक पॉइंट आया है कि वर्ल्ड बैंक ने भी इससे अपना जो है हाथ खींच लिया बिकॉज ऑफ दे सेड दैट हमने इनिशियली इवैल्यूएट नहीं किया था कि इसकी वजह से कितना डैमेज होगा एंड ऑल। सो वर्ल्ड बैंक आल्सो विथड्रू फ्रॉम द प्रोजेक्ट। सो लेटर ऑन 1999 में आके सरदार सरोवर डैम की कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती है। अब जब कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती है तो हाइट को लेके बहुत ज़्यादा इशू हुआ कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। प्रपोज्ड हाइट जो थी वो सॉरी प्रपोज्ड हाइट जो थी वो अभी एट 130 थी, लेकिन फिर और बढ़ाते बढ़ाते इसे आई थिंक प्रेजेंट हाइट इसकी 138 मीटर है एंड आई थिंक लेटर ऑन ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ एंड 2017 में इट हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द नेशन। मगर इस 20 साल करीब ये स्ट्रगल चला, लेकिन व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर नर्मदा बचाओ आंदोलन कि पिछले जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हैं, इट विल दिस एक्चुअली लेड एन एग्जांपल फॉर द फ्यूचर मूवमेंट्स। और उसके बाद से जितने भी डैम्स या प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए उसमें सबसे पहले रिहैबिलिटेशन और एनवायरनमेंट इनको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो ऑब्वियसली ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कहना चाहिए डेवलपमेंट है ये भी ज़रूरी है। तो इन दोनों के बीच बैलेंस बना के देखा जाने लगा। मतलब इसने ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो सरदार सरोवर डैम जो है वो बन गया एंड स्टैंडिंग 138 मीटर्स टॉल, इट इज़ फुली फंक्शनल एंड एवरीथिंग इज राइट। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का एज सच कोई मेजर इम्पैक्ट डैम के कंस्ट्रक्शन पर नहीं पड़ा, क्योंकि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अपना मूवमेंट भी शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो रिहैब की बात नहीं कर रहे थे, वो डैम बनाने के रोकने की बात नहीं कर रहे थे, वो उसकी वजह से होने वाले जो डैमेजेस हैं उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन इसने एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट किया कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में जिस तरीके के मूवमेंट से जो भी राइट्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाए एंड हाउ दे विल बी लुक्ड, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हर चीज़ का इवैल्यूएशन होने लगा है नाउ। एक्चुअली दिस हैड मेड पीपल मोर अवेयर। तो अब किसी भी एरिया में जो है जब भी डैम या प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ का जो उस एनवायरनमेंट में उस नीश में जो रहने वाला मतलब जो पॉपुलेशन है वो अपने राइट्स के बारे में अब ज़्यादा अवेयर है, अब स्पेशली दीज थिंग्स। सो दिस ऑल्दो एग्जैक्टली इसका कुछ मेजर आउटकम नहीं निकलता है, लेकिन इसने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए काफ़ी कुछ सेट किया। इसके बाद एक और मेजर कॉन्फ्लिक्ट वाज द टेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट। अगेन डैम की बात आती है तो रिहैबिलिटेशन ऑफ द इनहैबिटेंट्स, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वीक इकोसिस्टम, और ये 1980s और 1990s में एक मेजर टॉपिक था।
It includes that seismic activity of the region, submergence of the forest area along Tehri town. So Tehri डैम जो है उसकी वजह से seismic activities वहाँ पर रजिस्टर की गई थी, it was said. And बट ये कुछ इतना ज़्यादा कहना चाहिए प्रोमिनेंट नहीं था टेरी डैम कॉन्फ्लिक्ट, दो इसकी वजह से इसमें इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन इंस्टेड टेरी डैम इज वर्किंग एंड देयर इज नो मच you know came out of this particular conflict. Then another very important movement, not exactly ecological लेकिन एक social movement था, और इसको ये था भूदान मूवमेंट. और भूदान मीन्स डोनेशन ऑफ लैंड, एज इट इज इम्प्लाइड बाय द नेम. इन दिस मूवमेंट जो लैंडलॉर्ड्स थे वो वॉलेंटली अपना लैंड, जो एक्स्ट्रा लैंड था वो दे के डोनेट करते थे एंड टू द लैंड इज लेबरर्स, और दिस वुड वो फिर उसके ऊपर खेती करते थे. द एम वॉज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और यहाँ पे जो लैंड ओनर्स थे उनको कोई कॉम्पनसेशन कुछ नहीं किया. ये जो मूवमेंट था ये एक गांधीवादी सोशल एक्टिविस्ट विनोबा भावे ने शुरू किया पोचमपल्ली में, और विनोबा भावे ने पूरे देश का दौरा किया. 13 साल ये चला, और कहा जाता है उन्होंने 4.4 मिलियन एकड़, 44 एकड़ लैंड जो है, 44 बिलियन एकड़, आई एम सॉरी 44 लाख, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, 44 लाख एकड़ लैंड जो है वो उन्होंने कलेक्ट, मतलब लोगों से रिक्वेस्ट करके, और जो भी उनका मूवमेंट उन्होंने जिस तरीके से परसू करते थे, कलेक्ट किया और उसको लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. इन्होंने 1954 में ग्रामदान मूवमेंट भी शुरू किया था, विच इन्वॉल्व वॉलेंटरी डोनेशन ऑफ द होल विलेजेस. एक्चुअली इंपॉर्टेंस ये है भूदान मूवमेंट का इन वन लाइन, दैट दिस सेट एन एग्जाम्पल इन द होल वर्ल्ड, और इसको पूरे दुनिया में इसको जो है रिकॉग्निशन और इसको इसका वो मिला कि इसने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जहाँ वॉलेंटरली सोशल जस्टिस की बात हो रही थी, जहाँ लोगों ने खुद आगे आके ये कहा कि नहीं, हम इस दूरी को और इस गैप को, जो रिच और पुअर का गैप है, हम इसे खत्म कर रहे हैं. एंड दिस वाज अ ग्रेट मूवमेंट, सक्सेसफुल भी था. अगर 44 लाख एकड़ जमीन जो है वो अगर 1 एकड़ भी या 2 एकड़ भी किसी को मिली होगी तो लॉट्स ऑफ फैमिलीज वुड हैव बीन एक्चुअली बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो भी मिले. तो ये एक सोशल जस्टिस की अगर आप बात करोगे, सोशल अवेयरनेस की बात करोगे, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का बड़ा एक अच्छा मूवमेंट जिसने, जो गांधी जी की फिलॉसफी थी उसको काफ़ी हद तक प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट किया. So these were about the major movements of independent India, and I think इसमें से अगर कुछ एग्जाम में आता है तो you will be able to resolve that, क्योंकि उसका देखो इम्पैक्ट किसी भी जब हम हिस्ट्री, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि जो भी इवेंट पूछा जा रहा है या जिस भी कंटेक्स्ट में बात हो रही है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, आई थिंक एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आ सकता है बिकॉज ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या इस तरीके का क्वेश्चन जो है रिलेट होगा, तो उस मतलब आपको उसका आंसर की इन जनरल जो बॉडी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का पार्ट तो है नहीं, तो आपको ऐसा रखना है कि आपको उसका बैकग्राउंड बताना है इन वन पार्ट. टेल द बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड ये, किस बैकड्रॉप में ये मूवमेंट हुआ, और आज की हमारी जिंदगी पे या आज के भारत पे तो उसका क्या इम्पैक्ट था, और बीच में ये भी बताओ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका क्या इम्पैक्ट था. सो जैसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं, तो उस वक्त ठीक है हम बोलते हैं वो उनका पहला टारगेट था कि डैम का कंस्ट्रक्शन रुकवाना है, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए. लेकिन उसने आने वाले वक्त में एक एग्जाम्पल जरूर सेट कर दिया कि जब भी इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो तो रिहैबिलिटेशन को बिल्कुल कंसिडर किया जाए. भूदान मूवमेंट है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल जस्टिस, वॉलंटरी सोशल जस्टिस इन इंडिया, और सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ऐसा एग्जाम्पल बहुत मुश्किल से मिलता है. एंड हाउ what is the need of these things right now, or maybe in present India, or how it changes. So this is how you're going to frame that answer.
try to relate that event which is being asked in the examination, क्योंकि वो पूछेंगे कुछ ऐसा ही कि उस वक्त के इम्पैक्ट को एनालाइज करिए। तो जब आप वो एनालाइज पार्ट पे आते हो ना, जब आप उस आर्टिकुलेशन पे आओगे, तो वहां जरूर बताना कि आज के, या आज का सेंस मतलब सिर्फ टू द वेरी प्रेजेंट नहीं है, ओवरऑल सोसाइटी पे उसका क्या implication है, या उससे हम क्या derive कर सकते हैं. So this is how you are going to frame answers for this post independent part. I hope you liked it. Do give your valuable comments. I'll meet you later in another sessions. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Corona gaya nahi hai, so take good care of yourself. Thank you so much.